महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में बता दें आपको, अजीत पवार एनसीपी के प्रमुख, उन्होंने दावा किया है कि 3-4 कांग्रेस विधायक उनके साथ हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव है, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि। दो बड़ी खबरें हैं, एक है अजीत पवार का बयान, दूसरा है संजय राउत का बयान, और तीसरा है कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में आकर मराठीज को और महाराष्ट्र के लोगों को संबोधन दिया, उससे बिलबिलाने लगा पूरा विपक्षी पार्टी। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी के मूर्ति ढहने पर माफी मांगी, उससे भी विपक्षी पार्टियों को बौखलाहट हो रही है कि आखिर पीएम मोदी ने माफी मांग ली है, अब देखिए जनता में इसका अच्छा संदेश जाएगा। तो चलिए कुछ अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अजीत पवार की क्या शानदार तैयारी है। दर्शकों, अजीत पवार ने बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस के 3 विधायक उनके संपर्क में है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। इसके साथ ही 288 विधानसभा चुनावों की सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं सीटों पर, और बता दें आपको 288 में से अजीत पवार ने 60 सीटों के लिए तैयारी अपनी पार्टी एनसीपी को करने के लिए कह दिया है। इधर आ जाइए, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां भी तैयार है। और बता दें आपको, यहां पर अजीत पवार का रोल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्शकों, इस बार महाविकास आघाड़ी ने यहां लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उनका जज्बा हाई है, जोश हाई है। तो जोश को हाई करने के लिए महायुति को अलग ग्राफ से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको चलिए एक बार ले चलती हूं उन 3 कांग्रेस विधायकों के नाम पर अजीत पवार ने खुलासा किया है, यानी कि दर्शकों बात सच होगी। सबसे पहले बता दें आपको, मीडिया से मुखातिब हुए अजीत पवार जी। अजीत पवार ने कहा, सीट बंटवारे पर हमारी पहले दौर की चर्चा हो गई है। पहला झटका राहुल गांधी को, दूसरा झटका उद्धव ठाकरे को, और तीसरा झटका संजय राउत शरद पवार जी को। शरद पवार को झटका जरूरी है बीजेपी को अगर महाराष्ट्र में अपनी छवि अच्छे से एक बार फिर से उभारनी है तो। इसके साथ सुन लीजिए, सबसे ज्यादा झटका इनको देने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को और उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे इस बार अलग राह पर चल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनको हिंदुत्व से अब अलग किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं। दर्शकों आप देख लीजिए ना, भले ये बोलेंगे कि विपक्षी पार्टियां मुझ पर जानबूझकर हमलावर है क्योंकि मेरी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो हर पार्टी में, हर यहाँ मीटिंग्स में, हर दौर में, जब भी बैठकों का दौर हो रहा है, वो हमेशा ही हिंदुत्व को कहीं ना कहीं साइड हटाते नजर आ रहे हैं। भले वो बेइज्जती इसकी नहीं करते हैं कि मुझे क्या कहा जा रहा है, लेकिन हाँ, उनके भाषणों में वो चमक, वो दमक नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब मैं आपको बताती हूं कि अजीत पवार ने क्यों घेरा। अजीत पवार ने कहा है दर्शकों कि हम दूसरी बार बैठक अगर करेंगे तो 288 सीटों में से किसे कौन सी सीट मिलेगी उस पर करेंगे। अभी तो देखिए दर्शकों, 60 उम्मीदवारों की तैयारी, इन्होंने कहा है कि 60 सीटों पर फॉर्मूला तय हो गया है, आप उसकी तैयारी कीजिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे के लिए वैकल्पिक योग्यता मानदंड होगी। जाहिर सी बात है, इस बार यहां बीजेपी और सहयोगी पार्टियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। महाराष्ट्र में जो लायक होगा उसको इस बार चुनावों में इस तरीके से बंटवारे होंगे सीटों के और टिकटों के। इसके साथ सुन लीजिए, यहां पर महाराष्ट्र से कशमकश तेज इसलिए है क्योंकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि हमारी छवि जो महाराष्ट्र में खराब हुई है उसको कैसे उभारा जाए। तो पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी पर माफी मांगते आए, इससे भी संजय राउत को दिक्कत हुई। सबसे पहले आपको बयानों के पास ले चलते हैं कि संजय राउत ने पीएम मोदी के आने से कितनी ज्यादा बौखलाहट उनको हुई और क्या बयान उन्होंने दे दिया है। उस वक्त देश से माफी मांगनी चाहिए। एक साथ 40 जवान मारे गए आपकी नाकामी की वजह से। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आज भी हत्याएं चल रही है और हमारे कश्मीरी पंडितों को अब तक घर वापसी का आपका वायदा पूरा नहीं हो गया, उसके लिए भी माफी मांगो। आपने इतने बार झूठ बोला है देश के सामने, आपको दर दिन माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन आप माफी नहीं मांगोगे। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र किसी को माफ नहीं करता, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले में। तो आपको माफी मांगने के सिवा आपके पास दूसरा कोई पर्याय नहीं था। लेकिन फिर भी जो हमारा आंदोलन कल से शुरू होगा ये सरकार के खिलाफ, जूते मारो ये सरकार से, 1000 जूते मारो और एक गिनो, 1000 जूते मारो और एक गिनो। यह आंदोलन कल जारी रहेगा। माननीय उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार साहब, नाना पटोले जी, महाविकास आघाड़ी के सभी नेतागण और लाखों कार्यकर्ता हमारे पार्टी के, हमारे आघाड़ी के कल गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा हो गए
और सरकार को खुलेआम जूते मारेंगे और सरकार को भगाएंगे। मांगो माफी। कांग्रेस की ओर से जब प्रधानमंत्री मुंबई आ रहे थे तो उसके विरोध में आंदोलन किए जाने की बात कही गई थी। हालांकि पुलिस ने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस, ये पुलिस की दमनशाही तो होती है। हमारे साथी, उनको घर में दबोच लिया, किसी को अरेस्ट किया। इस राज्य में, इस देश में आंदोलन करने का फ्रीडम अब नहीं बचा है। हम आंदोलन नहीं कर सकते लोकतंत्र में। हम संसद में बोल नहीं सकते। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कंट्रोल आया है, सेंसरशिप आई है। हमको अरेस्ट करके लेके जाएंगे। ये स्थिति देश में है। तो आपको इसलिए देश की माफ़ी मांगनी पड़ेगी आने वाले दिनों में, और ज़रूर हम आपसे माफ़ी मंगवाएंगे। मोठ्या संख्येने या ठिकाणी येऊ शकतात आणि मुंबई पोलिसांनी परवानगी अजूनपर्यंत आपल्याला दिली गेली नाही। बघा, मुंबई पोलीस, बिंदे सरकार व त्यांचे पक्षातले सगळे घाशीराम कोतवाल, बरं का, पेशव्यांचे, हे शेवटपर्यंत लोकभावनांचा उद्रेक दडपशाहीनं संपवण्याचा प्रयत्न करते। पण शिवरायांचा जेव्हा जेव्हा अपमान या महाराष्ट्रात झाला तेव्हा प्रधानमंत्री असोत किंवा अन्य कोणी असोत त्यांना गुडघे टेकावे लागले। मोरारजी देसाई गुजरातचे जे एक मुख्यमंत्री होते त्या काळात आपले, त्यांनी सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केला होता आणि त्यांनाही नरेंद्र मोदीप्रमाणे शेवटी माफी मागावी लागली। हे मिंध्याने विसरू नये। मला आश्चर्य वाटतंय, मिंधे आणि त्यांच्या सरकारचं रक्त तपासावं लागेल। हे खरोखरच मराठी आहेत का? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतका घोर अपमान होऊन सुद्धा ते लोकभावनेचा उद्रेक दडपशाहीनं खतम करू इच्छितात। त्यांचं रक्त मराठ्यांचं नसून काही वेगळं रसायन त्यात भरलंय का? तो आपने सुना संजय राउत ने, देखिए क्या कहा। भाई, अगर कोई महाराष्ट्र आकर माफी मांग रहा है तो आप पुलवामा की बात करेंगे, पुलवामा की बात आप कीजिए, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित होती है उस पर। आपको बता दें, ये साफ बौखलाहट है। राहुल गांधी ने तो माफी नहीं मांगी वीर सावरकर की बेइज्जती करके। मैं वीर सावरकर नहीं हूं, नहीं माफी मांगूंगा, कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं। और आपको बता दें, पीएम मोदी ने उसी वक्त तंज कसा है। कल पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे और बता दें आपको, महाराष्ट्र में उन्होंने छत्रपति शिवाजी के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगा है और कहा है, मेरे आराध्य, हमारे आराध्य। और आप देखिए, हमेशा महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश भर में जहां भी छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप की नाम आते हैं, उसी वक्त महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में यहां पीएम मोदी का एक अलग रुख इसको लेकर होता है। वो कहते हैं कि हमारे आराध्य हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो माफी नहीं मांगूंगा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा था कि देखिए, सावरकर का उपहास करते हैं, अपमान करते हैं और कोर्ट के चक्कर खाते नजर आ रहे हैं। आपने सुन लिया संजय राउत ने, देखिए कैसे एक कहा जाता है बिना लाइम लेंथ के बयान दिया है। यहां बात हो रही है छत्रपति शिवाजी और महाराष्ट्र में पीएम मोदी के दौरे पर, तो कह रहे हैं काले झंडे दिखाए गए हैं। आदिवासियों ने भी काले झंडे पीएम मोदी को दिखाए हैं और हम तो तैयार थे ही। अब सुन लीजिए ना, 4 दिन पहले नाना पटोले ने क्या कहा था। नाना पटोले ने कहा, आने दीजिए पीएम मोदी को, हम देख लेंगे, कोई उनका सत्कार नहीं करेगा। महाराष्ट्र में गजब का क्रेज पीएम मोदी का दर्शकों। और इस बार महायुति पूरी अलग तैयारी कर रही है। संजय राउत ने देखिए क्या कहा। संजय राउत ने साफ तौर पर कह दिया कि झूठा दिखावा है। संजय राउत को हर बात इस पर लगता है कि मुझे बयान देना जरूरी है। कह रहे हैं, मीडिया से बातचीत करके संजय राउत ने पीएम मोदी के ऊपर तंज कसा। कह रहे हैं, माफी मांग लो, छूट जाएंगे। यही है उनका। अगर सच्चे मन से माफी मांगते तो 5 साल पहले 40 जवानों की शहादत हुई थी, देश दुखी था, उस वक्त देश से माफी मांगनी चाहिए थी। आपकी नाकामी से यह घटना हुई। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा पूरा नहीं हुआ है। आपने इतना झूठ बोला है, आपको हर दिन माफी मांगनी चाहिए। ये महाराष्ट्र और ये किसी को माफ नहीं करता। संजय राउत ने कितनी बार माफी मांगी है? संजय राउत ने अपनी बयानों पर कितनी बार माफी मांगी है? संजय राउत के अनर्गल बयान उनके गुरु उद्धव ठाकरे देते नजर आते हैं। हिंदुत्व पर क्यों नहीं माफी मांगते उद्धव ठाकरे? यहाँ महाराष्ट्र में अगर पीएम मोदी माफी मांग रहे हैं तो संजय राउत को इससे भी क्यों मिर्ची लग रही है? ये साफ और सीधा असर ये है, महाराष्ट्र आए हैं, विधानसभा चुनाव देखिए कभी भी ऐलान हो जाएंगे और जाहिर सी बात है, देखिए वहां पर
भगवान गणेश की खूब पूजा होती है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया यहां पर हर जगह चलता है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये अलग सा क्रेज है। तो यहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र में होने वाले त्योहारों के मद्देनजर इस बार हम चुनावों को बाद में ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र में दर्शकों अक्टूबर के महीने के बाद कभी भी चुनाव संपन्न है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में इसी वजह से यहां ज्यादा जरूरत बातें हो गई हैं। महाराष्ट्र में इस बार महायुति को भी झटका लगा था। अब देखने वाली बात होगी इन तमाम प्रयासों के बाद कौन सी पार्टी बाजी मारती है। और एक बार मैं आपको अंत में बताती जाऊं, अजित पवार ने कौन से वो 3 विधायकों का नाम लिया है जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक हैं जो मेरे संपर्क में। सुनिए जरा, अजित पवार के हिसाब से कांग्रेस के 4 विधायक जिशान सिद्दीकी, हीरामन खोसकर, सुलभा खोड़गे उनके साथ बातचीत में है, जहां 54 अपनी मौजूदा सीटें हैं। 4 कांग्रेस के लोग अपने साथ हैं। कुल 60 सीटों पर तैयारी करने के लिए अजित पवार ने कर दिया है। तो इस दाव से उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, संजय राउत के होश उड़े और इधर पीएम मोदी के आकर छत्रपति शिवाजी के सामने नतमस्तक होने से भी यहां पर विपक्षी पार्टियों के होश उड़े हैं। अब देखने वाली बात होगी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स आगे क्या राह दिखाती है। आपको अपडेट हम देते रहेंगे। जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।